नमस्कार मित्रों, आज 8 नवंबर 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो मुझे लग रहा है अभी कार्यक्रम अब 7 बजते शुरू हो गया और एक साथी दिखाई भी दे रहे हैं। देवली से पारस जैन साहब और नए साथी हमारे राजेंद्र शर्मा मुसाफिर चूरू से, ये फोटो दिख रहा है, हो सकता कमेंट आ जाए। और दूसरा जो है यूँ लग रहा है जैसे रोचिका जी भी आ गई हैं चेन्नई से, और कथाकार और कवित्री अश्विनी सियाग हमारे जो है लाडेसर प्रिय विद्यार्थी और इनकम टैक्स अधिकारी भी आ गए हैं। स्वागत है आपका। बहुत कह रहे हैं गुरुदेव सादर चरण स्पर्श, भाई खुश रहो भाई अश्विनी, बहुत हमारे लाडेसर हो भाई, बहुत बहुत अच्छा लगता है आप पधारे हैं। आपका नमस्कार रोचिका जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। यशपाल शर्मा जी भी नमस्कार, चित्तौड़गढ़ से पधारे हैं यशपाल शर्मा जी। और राजेंद्र शर्मा मुसाफिर आप चूरू से, रोचिका जी चेन्नई तमिलनाडु से, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से, और रवि लाइटू लिखा हुआ है, रवि लालटू लिखा होना चाहिए था, मुझे लगता है मेरी भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। पधारे हैं और विज्ञान पर खूब काम है आपका, रवि जी का बहुत बहुत स्वागत। और कार्टूनिस्ट जो है कमल किशोर जी पधारे हैं, नमस्कार आपको। सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, आपको बहुत बहुत प्रणाम, शुभ संध्या सभी साथियों को। और यशपाल शर्मा जी कह रहे हैं कोई वेडनेसडे कहे तो कोई बुधवार, पर श्रोता चौपाल के कहे कहानीवार। क्या बात है बहुत बढ़िया भी है ना। एक कविता जो है 4 पंक्तियों में, यानी मूल 2 पंक्तियों में आपने जो ये कहा है, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। और मैं कुछ खुशी जाहिर करना चाहता हूँ, उसके बाद में एक हिंदी बाल कहानी का वाचन करूँगा। और उस कहानी के रचनाकार हैं राजेंद्र शर्मा मुसाफिर चूरू राजस्थान, और उनकी कहानी है आज़ादी का मोल। हिंदी कहानी है, क्योंकि मैं आज़ादी रो मोल बोल रहा था अभी, है ना, तो कहानी हिंदी में है आज़ादी का मोल। उस कहानी का वाचन करने से पहले कुछ दुख सुख की बातें, कुछ खुशखबरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज कल हमारे मित्र कहें और या रिश्तेदार कहें या हमारे साथी कहें, नगर परिषद के जो है ना हनुमानगढ़ के सदस्य और अहिंसा बोर्ड के जिला सह संयोजक और बेबी एपी कॉलेज के डायरेक्टर और ऊर्जावान युवा नेता तरुण विजय जी का कल फोन आया। बोले कल आपको सुबह 10:30 बजे कॉलेज में आना है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और उसमें आप अतिथि के रूप में आप पधारिए आप। तो मैं वहाँ गया, राइट 10:30 बजे पहुँच गया था, और तरुण विजय जी ने वहाँ हमारा स्वागत किया। और भी कई साथियों से मिलना हुआ, हमारे नगर जो पार्षद हैं नगीना भाई, जो वॉइस चेयरमैन भी रह चुकी हैं 2 बार, नगीना जी। और इनके अलावा जो है ऊर्जावान साथी सुरेंद्र दादरी जी भी, और युवा साथी पत्रकार साथी जो है बड़े ऊर्जावान पत्रकार है मनोज गोयल जी भी वहाँ मिले, और युवा नेता प्रकाश तंवर भी मिले, और भी कई साथी मिले। क्लब के अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल जी से मुलाकात हुई, और क्लब जो है वहाँ का जो बटनेर जो किंग्स क्लब है उसके संरक्षक आशीष विजय, खूब लोगों से मिलना हुआ, खिलाड़ियों से मुलाकात की। और वहाँ एक जो है ना एक शॉट लगाने का भी एक है ना बैट हाथ में लिया, और उस दिन याद आ गई बचपन की। तो हमारे सुरेंद्र जी तो छक्का लगाया सीधा ही है ना। दादरी जी को इस मंच के माध्यम से भी बधाई, और बहुत बढ़िया अच्छा लगा। और ये जो है अतिथियों के सम्मान में सभी को अतिथियों को ये कप जो है कॉलेज की ओर से भेंट में दिया गया, भाई बहुत बहुत स्वागत। मैं थोड़ा सा ये बता दूं भी, वहाँ सालाना खेल उत्सव होता है, और इस साल कल ये शुरू हुआ था 7 तारीख को, और 3 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिवसीय जो क्रिकेट खेल प्रतियोगिता, और इसमें 12 टीमों के 216 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सभी खिलाड़ियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बड़े भाई साहब संग्रिया से, और ऊर्जावान रचनाकार
और लघु कथाकार, बाल साहित्यकार, व्यंग्यकार गोविंद शर्मा जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। और प्रवीण महन जी हमारे साथी, नरेश महन जी के छोटे भाई, और ये जो है ना सूचना का अधिकार में जो पूछते हैं, इनकी जागृति एक संस्था भी है, तो प्रवीण महन जी भी बड़े एक्टिव हैं। और आचार्य राम बागानी बिश्नोई जी आप भी पधारे हैं। बोजा सर फड़ौदी से पधारे हैं, आप आचार्य राम जी को भी बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं कि राजेंद्र शर्मा जी की कहानी आज़ादी का मोल प्रस्तुत करने के लिए और दीनदयाल जी को बहुत बहुत बधाई। आरती अशेष आप भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक दूसरी खुशखबरी जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये राजस्थानी अनुवाद की जो किताब मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें मैंने 32 रचनाकार लिए हैं। पहले मैं सोच रहा था अभी 21 लेंगे, लेकिन फिर ऐसी किताब बार बार नहीं छपती, तो 32 रचनाकार लिए हैं। और वो तो 40 गए थे, लेकिन मैंने 32 का ही चयन किया है, क्योंकि फिर वो एक सीमा भी होनी चाहिए किसी चीज़ की। तो उसमें भी आरती अशेष जी की आरती चित्कारिया अशेष, तो आप भी उसमें शामिल हैं। और बहुत बढ़िया चुनिंदा रचनाएं जो हैं वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और वो सभी 32 रचनाकार पूरे हो गए। और अब उसकी टाइपिंग वगैरह और उसके जो किताब का जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसमें बहुत ही जल्दी प्रयास करें भी 23 के अंदर अंदर ही किताब हो जाए। तो और एक और जो खुशखबरी है मैंने पहले शेयर की थी, लेकिन इतना पहले वो मुझे लगा मैं समय नहीं दे पाया। मैं ये बताना चाहूँगा कि तिनसुकिया आसाम में वहाँ बहुत बड़ा जो है वहाँ एक पुस्तक मेला लगा था, उसके उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मुझे वहाँ आमंत्रित किया। और आने जाने की 2 बार हवाई यात्रा करने का भी मौका मिला प्रकाशन बोर्ड असम की ओर से। तो वहाँ असम सरकार की ओर से और गैर सरकारी जो प्रकाशक संघ जो है, प्रकाशन संस्थाएं हैं, वो सब ने मिलकर वहाँ लगभग 48 वहाँ पुस्तकों की जो है वहाँ स्टॉल लगाई है। और इतना बड़ा मतलब वहाँ मेला, ज़बरदस्त मेला लगा। वहाँ के प्रबुद्ध लोग भी आए, और तिनसुकिया में वो कार्यक्रम चल रहा है, और वहाँ के लोग भी आए, खूब सारे लोग आए। तो वहाँ उद्घाटन करते हुए मैं बहुत ही एक्साइटेड महसूस कर रहा था, बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। और प्रकाशन बोर्ड के जो है जो उपाध्यक्ष हैं, वो जो उसके वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर सुमंता चलिहा जी, और प्रकाशन बोर्ड असम के सचिव जो है प्रमोद कालिता जी, और उससे जुड़े हुए और साथी हैं। लाचित बर्फहुकन जो है एक परियोजना जो चले हैं, प्रोजेक्ट है, उसके इंचार्ज जो है बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार अपराजिता पुजारी भी। तो ये इनके जो है ना उनके संयोजन में, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम, और मूल रूप से असम सरकार के जो सीएम साहब है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से जो ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, बहुत ही मैं उनको इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। और बहुत बढ़िया लगा। और भी वहाँ के साथी जो है वो होटल का नाम भी पिछली बार मैं वहाँ प्रोग्राम दिया था तिनसुकिया से दीनदयाल की चौपाल, तो मैं नाम भूल गया था, और आज मुझे अब अच्छी तरह से पक्का याद हो गया भी, होटल हिल्टन ब्लू, वहाँ मैं रुका। और 3 दिन का वहाँ का जो प्रवास जो है बहुत ही आनंददायक रहा, बहुत बढ़िया लगा। और वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जैसे वहाँ के चाय बागान, काली मिर्च, सुपारी, बांस है ना, और भी अच्छा तेज जो वहाँ की मिर्च जो विश्व में मतलब उससे तेज मिर्च कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, और उसका नाम है भूत जलक्या। भूत जलक्या नाम है। ये हमारे सुरेश जी वहाँ हैं ड्राइवर साहब, उन्होंने मुझे बताया। और भी वहाँ तिनसुकिया की कई चीज़ें बताई। डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से पधारी हैं, ऊर्जावान रचनाकार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और बधाई। और संतोष कुमार जी पधारे हैं, ये मथुरा से पधारे हैं, जहाँ तक मैं भूल नहीं रहा हूँ, संतोष कुमार जी पधारे हैं भी, आपको भी राधे राधे और जय श्री कृष्णा। तो जब हवाई जहाज में आना जाना हुआ तो मैंने वहाँ की जो एयर होस्टेस है उनसे पूछा, मैंने कहा ये अपनी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया भी 35,000 फीट की ऊंचाई पर। बहुत बढ़िया लगा। और जाते समय जो है यात्री 175 थे, और 4 एयर होस्टेस और 2 कैप्टन। और वापसी में जब डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली की जो वापसी हुई, तब भी मतलब उसमें 185 लोग थे, यात्री 185 थे, और 4 उसमें एयर होस्टेस और 2 कैप्टन, यानी इतनी बड़ी संख्या में 4 बसों की सवारियां थी।
और लगभग 2.5-3 घंटे का सफ़र रहा डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली तक। और वो जाते समय भी नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक यात्रा बड़ी सुखद रही, बहुत बढ़िया। और ऐसे क्यों खिड़की के पास बैठा था तो देख भी रहा था मैं बादलों का दृश्य है, और जैसे लैंड करता है हवाई जहाज तब यूं ऐसे धीरे धीरे मकान जो है वो छोटे होते होते फिर यानी बड़े हो रहे थे। जब जैसे धरती पर आ रहा था हवाई जहाज तो मकान स्पष्ट दिखने लग गए। एक छोटी सी एक बात भी याद आ गई कि किसी ने कहा था कि हवाई जहाज में बैठते हैं ना तो ऊपर से ना आदमी चिंटी जितने जितने दिखते हैं, उसे किसी ने कहा था। और वो संजोग से मेरी तरह जैसे वो हवाई जहाज में बैठा और नीचे देखा तो पास में जो बैठी थी सवारी, उससे कहा देखना भाई साहब नीचे है ना देखो हवाई जहाज से नीचे वो देखो चिंटी जितने दिख रहे हैं आदमी। तो पड़ोसी कहने लगा भाई साहब हवाई जहाज अभी उड़ा नहीं है और वो नीचे जो आप देख रहे हो वो चिंटियाँ ही है। तो ये संदर्भ में कई बार इस तरह बात याद आ जाती है। तो मैं उनको यानी उस कार्यक्रम के लिए क्यों मैं अंदर से बहुत ही एक्साइटेड में खुश हो रहा हूँ। आज भी वहाँ अतिथियों के सम्मान में जो ये कप जो है ये स्मृति चिन्ह में दिया, तो मैं तरुण विजय जी का भी बहुत आभारी हूँ। और उनकी टीम जो है क्लब के जो अध्यक्ष हैं उनके कुलभूषण जी और जिंदल, और क्लब के संरक्षक आशीष विजय, और भी खूब वहाँ जो टीम के लोग हैं खिलाड़ियों का, सबका मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं कुछ नाम बोल दूँ। राजेंद्र शर्मा मुसाफिर जी कह रहे हैं कि सुरेश जी को सादर नमस्कार। राजेंद्र शर्मा जी ये आपस में देखो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, कितना बढ़िया लगता है। हम ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, है ना। कोई भी पहले जैसे नीदरलैंड से जो है वो रितु शर्मा जी भी जुड़ते रहे हैं, और छोटू सिंह प्रजापति भी सऊदी अरब से, और इंग्लैंड से अपने हमारे जो है ना अशोक जी शर्मा साहब, और भी दूसरे अन्य देशों से कोई लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। और अब मैं ये समझता हूँ कि मैं अब कहानी अब शुरू करूँ आपके सामने। और कहानी शुरू करने से पहले राजेंद्र शर्मा जी का परिचय दूँ कि आपने अब तक मूल रूप से मैं बता दूं कि राजेंद्र शर्मा मुसाफिर इनका उपनाम है राजेंद्र शर्मा जी का। आप चूरू राजस्थान से हैं और इन्होंने खूब लिखा है, और पहले राजस्थानी में खूब लिखा है। राजस्थानी में कई किताबें छपी, कई किसी के संपादन में छपी, उसमें भी उनकी रचनाएं लगती रही। लेकिन हिंदी में इनकी ये पहली किताब आ रही है, जल्दी आ रही है। और उसकी भूमिका के लिए आपने मुझे पांडुलिपि भेजी और मैं पढ़ता रहा, तो मुझे जो आज़ादी का जो मोल, ये कहानी इतनी बढ़िया लगी। तो मैंने उनसे कहा भी मैं भूमिका तो लिखूंगा लेकिन इस कहानी का मैं वाचन भी करूंगा, एक सही इसका यूज भी हो जाए, है ना। कहानी का ये भी मुझे भी फायदा हो गया कि इतनी बढ़िया कहानी वो आपके लिए मैं प्रस्तुत करूंगा, सुनाने जा रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा इनका परिचय और बता दूं आपको कि आप सरकारी स्कूल में द्वितीय ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में आप शिक्षक हैं, और 27 जून 1965 का आपका जन्म है, और MA हिंदी में भी है और राजस्थानी में भी, और UGC नेट उत्तीर्ण है, और विज्ञान में भी है, LLB भी है, BEd भी है। भाई वाह, खूब खूब आपने शिक्षा ग्रहण की है। और मेड़ो राजस्थानी कहानी संग्रह आपका छपा हुआ है बोधि प्रकाशन जयपुर से, और सत्य बोलिया गत है, ये भी आपका राजस्थानी व्यंग संग्रह है, और अदीठ डोर राजस्थानी कहानी संग्रह, और भी खूब आपने अनुवाद का भी काम किया है। अनेक जो है किताबों में आपके किसी के साहित्यकार मित्रों के संपादन में भी आपकी कई रचना छपी हैं, थार सप्तक में, और राजस्थानी कहानी, और चयनित समीक्षा में भी, और राजस्थानी प्रेम कविताएं, ये डॉक्टर नीरज दहिया के संपादन में, उसमें भी आपकी कविताएं छपी है। और नीरज दहिया जी के संपादन में राजस्थानी प्रेम कहानियाँ, उसमें भी आपकी कहानियाँ, डॉक्टर भरत ओला द्वारा संपादित जो किताब है मैं गांधी बोलूं, उसमें भी आपकी एक रचना है, और खूब सारी आपकी रचनाएं हैं। और 26 जनवरी 2008 को जिला प्रशासन चूरू ने आपको उत्कृष्ट लेखन पर आपको सम्मानित किया और प्रशस्ति पत्र आपको दिया। 30 मार्च 2017 को फिर जिला प्रशासन चूरू ने आपको राजस्थान दिवस पर सांस्कृतिक गतिविधि के उपलक्ष्य में भी आपको प्रशस्ति पत्र दिया। और भी है, नेम प्रकाशन डे नागौर से भी आपको पारस देवी बेताला स्मृति राजस्थानी कहानी पुरस्कार मिला, शब्द निष्ठा सम्मान मिला 2020 में, और सृजन सेवा संस्थान श्री गंगानगर से भी आपको सुखजराम जालीवाला राजस्थानी सृजन सम्मान 2022 भी आपको मिला। भाई बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत आपको आपका इस मंच पर खूब सारा स्वागत। तो अब मैं राजेंद्र शर्मा जी की कहानी का वाचन करने से पहले कुछ नाम बोल दूं। क्या प्रभु
कुमार प्रभु मोटसरा, भाई नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पधारे हैं इस मंच पर। दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और कहानी शुरू करता हूँ। राजेंद्र शर्मा, मुसाफिर, चूरू, राजस्थान। और कहानी का शीर्षक है आजादी का मोल। रागिनी, आज शाम को जरूर से घर आना। पापा रंग बिरंगी चिड़िया लाए हैं, पंछियों का कुनबा बढ़ गया है, उनसे खूब बातें करेंगे। आगे 2 दिन स्कूल की छुट्टी भी है। विद्यालय से लौटते समय श्वेता ने रागिनी को आमंत्रित किया। अच्छा, फिर तो मैं जरूर आऊंगी, रागिनी ने चहकते हुए जवाब दिया। रागिनी शाम को श्वेता के घर पहुंच गई। घर के बरामदे में 2 सुंदर पिंजरे टंगे थे। पिंजरों में लाल, नीले, हरे रंग के सुंदर पक्षी चहक रहे थे। दोनों सहेलियां उनसे प्यार भरे शब्दों में बतियाने लगी। पक्षी भी मानो जवाब दे रहे थे, परंतु क्या कह रहे थे किसी को पता नहीं। ये हैं हमारे नए मेहमान, सुंदर है ना, देखो ना, हमसे भी बातें कर रहे हैं, श्वेता ने खुश होते हुए कहा। दोनों सहेलियां काफी देर तक पिंजरे के पास खड़ी नए मेहमानों से बातें करती रही। श्वेता के यहाँ 7-8 पिंजरे पहले से भी लटके हुए थे। श्वेता के 7-8 पिंजरे, बताओ कितनी ये बड़ी बात है कि 2 पिंजरे और वो 7-8 पहले लटके हुए थे। पिंजरों में तोते, गौरैया के अतिरिक्त अन्य पक्षी भी बच्चों को देखकर चहचहाते थे। सभी पिंजरों के पक्षियों के कलरव से अलग ही तरह का संगीत बज उठता था। रागिनी जब भी श्वेता के यहाँ जाती तो पिंजरे के पक्षियों से जरूर बतियाती थी। काफी देर पिंजरों को निहारने और पक्षियों से बातें करने के बाद वे दोनों लॉन में बैठ गई। कल मैं भी पापा के साथ जाकर ऐसे रंग बिरंगे पक्षी लाऊंगी, रागिनी ने कुछ देर के मौन को तोड़ते हुए अपनी इच्छा प्रकट की। श्वेता और रागिनी दोनों पक्की दोस्त हैं। विद्यालय में वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। दोनों के घरों के बीच ज्यादा दूरी भी नहीं है। होमवर्क करने और अन्य कार्यों में भी परस्पर मदद करने में कभी पीछे नहीं रहती। हाँ, दोनों के घरों के रहन सहन में काफी अंतर था, परंतु यह अंतर दोनों की दोस्ती में कभी बाधा नहीं बना। कभी श्वेता रागिनी के घर खेलने जाती तो कभी रागिनी श्वेता के घर चली जाती। श्वेता अमीर परिवार से तो रागिनी सामान्य परिवार से थी। श्वेता के घर में बड़ा लॉन था और लॉन में पेड़ पौधे, नरम नरम दूब लगी थी। दोनों सहेलियां इनमें खूब भाग दौड़ करती, रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती, तितलियों को पकड़ने के लिए दौड़ती। कभी मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी आ जाते और पकड़ पकड़ाई खेलते। कभी मारदड़ी तो कभी बैडमिंटन। रागिनी का घर छोटा सा था, जहाँ खुला मैदान बिल्कुल नहीं था। वह शाम को गली में बच्चों के साथ ही खेलती। प्रतिदिन बच्चे भी गली में धमा चौकड़ी मचाते। काफी देर बातें करने के बाद रागिनी अपने घर आ गई। उसके पापा भी ऑफिस से आ गए थे। वह सीधे पापा के पास जा बैठी। पापा ने दुलारते हुए पूछा, मिलाई अपनी सहेली से? खूब खेल कूद करना चाहिए बेटा, पढ़ाई जितनी जरूरी है ना, उतनी भागदौड़ भी। इंडोर खेल की बजाय जो है ना, खुले में खेलना ज्यादा बढ़िया रहता है। मोबाइल गेम तो हरगिज नहीं खेलना चाहिए। मोबाइल गेम से आंखों में नुकसान होता है और चैन सुकून भी जाता रहता है, रागिनी के पापा ने सीख देते हुए कहा। पापा, आज तो हम 2 ही थी, भागदौड़ वाले खेल नहीं खेले। श्वेता के घर नए मेहमान आए हैं, उन्हें देखने गई थी। रागिनी ने उत्साहपूर्वक पिंजरे के पंछियों का सारा वृत्तांत सुना दिया। आखिर में अपनी फरमाइश भी कर डाली कि मुझे भी 3-4 पिंजरे ऐसे चाहिए जिसमें खूब सारे पक्षी हों। रागिनी बेटा, तुम्हारी यह फरमाइश तो ठीक है, तुम्हें खिलौने चाहिए, खेल का सामान चाहिए, कहानी कविता आदि की पुस्तकें चाहिए, तो आज ही रख कर दे दो। पंछियों के पिंजरे नहीं बेटा। पापा ने बेटी की इच्छा पर तुरंत ही कुठाराघात सा कर दिया। पापा, मुझे तो रंग बिरंगे पक्षियों के पिंजरे चाहिए बस। सुबह दोपहर शाम जब चाहूं मैं उनसे बात करूं। कितना चाहते हैं वे। आपको भी उनका बोलना बहुत मन भावन लगेगा पापा। आप उनसे बात करेंगे तो वे आपको जवाब भी देंगे। ज्यादा नहीं, 3 पिंजरे ले आओ पापा प्लीज।
रागिनी ने मासूमियत से अपनी मांग दोहरा दी। तुम्हें क्या पता कि वे जवाब में क्या कहते हैं? क्या तुम जानती हो वे तुम्हारी बातों से खुश हैं? जिसे तुम चाहना करती हो वह उनका रोना भी तो हो सकता है। बेटा रागिनी, मेरी बात को समझो। ऐसा भी कहते होंगे कि हमें बाहर निकालो, हम भी तुम्हारी तरह खुले में उड़ान भरेंगे। क्या वे पिंजरे में रहना चाहते हैं? पापा ने मुस्कुराते हुए कई सवाल दाग दिए। ना ना पापा ना, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। पिंजरे में उनके लिए अच्छा दाना पानी रखा होता है। आते जाते सब लोग उनसे प्यार से बातें करते हैं। उनको भोजन की तलाश भी नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ, दूसरे जानवरों के हमले का भी खतरा नहीं। रागिनी ने मचलते हुए पापा के तर्कों का भोलेपन से जवाब दिया। चलो ठीक है, 2 दिन की छुट्टी है ना, पिंजरे भी आ जाएंगे, परंतु तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, बल्कि यह मानो कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना। मंजूर है तो बोलो। पापा ने रागिनी की बलवती इच्छा को एक बार शांत किया। मुझे शर्त मंजूर है पापा। करना क्या है यह बताइए आप। खुश होकर रागिनी बोली। कल सुबह सब पता चल जाएगा, पापा ने निश्चिंत होकर कहा। अगले दिन सुबह ही अटैच लैट्रिन बाथरूम के कमरे में बिस्तर सहित रागिनी की पसंद की मिठाई, स्कूल बैग, पेयजल व दैनिक जरूरत का सारा सामान रख दिया। और रागिनी के मम्मी पापा ने कहा, रागिनी तुम 2 दिन इस कमरे में बंद रहोगी, कमरे के अंदर रहोगी, बाहर ताला लगा रहेगा। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो आवाज लगा देना, समय पर तुम्हें भोजन मिल जाएगा। खिड़की खुली है, अंदर से बाहर देख सकती हो, बस कमरे से बाहर नहीं आ सकती। अगर 2 दिन तुम अंदर आराम से रह लोगी तो तुम्हारी पसंद के पिंजरे भी ले आऊंगा। ऐसा कहते हुए रागिनी के पापा ने कमरा बाहर से बंद कर दिया। अरे इतनी आसान शर्त, सुख सुविधा वाले कमरे में मुझे क्या परेशानी होगी भला? रागिनी ने बेपरवाही से जवाब दिया। सुबह से दोपहर तक रागिनी कभी सोती, कभी बैठती। शाम हुई, गली में बच्चों की चिल्लपों शुरू हुई और बच्चों की आवाजें सुनकर रागिनी खिड़की तक आई। गली के बच्चे रागिनी को आवाज लगा रहे थे, मम्मी ने मना कर दिया। रागिनी का मन हुआ कि मम्मी से 1 घंटे की छुट्टी ले ले, परंतु उसे तुरंत शर्त याद आ गई। उसने खिड़की बंद कर ली और पलंग पर बैठ गई। कोई भी उससे बात करने वाला नहीं था। रात हुई, उसने नींद लेने की कोशिश की। अकेली सोच विचार करते करते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह की ताजगी और सुहावना मौसम देखकर मन हुआ कि दौड़कर श्वेता के घर चली जाए। इतने में उसकी खिड़की के बाहर की तरफ मम्मी पापा बैठे बातें कर रहे थे। रागिनी उनसे सामान्य बात करती, परंतु उन्होंने अनसुना कर दिया। कभी रागिनी की तरफ देखते, फिर अपनी बातों में मशगूल। लगातार अपनी उपेक्षा से वह खिन्न होकर बोली, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे? क्यों नहीं सुन रहे हो? हम सुन रहे हैं, तुम बोलती रहो। रागिनी के पापा मुस्कुराते हुए बोले। रागिनी की मम्मी को तकलीफ हो रही थी, परंतु उसने अपने आप को रोके रखा। रागिनी अपने स्कूल की सहेलियों की, खेल कूद की और अन्य बातें कर रही थी, परंतु कोई उसमें शामिल नहीं हुआ। थोड़ी देर में मम्मी पापा अंदर चले गए। रागिनी फिर अकेली। शाम को फिर गली में बच्चों का उछलना कूदना शुरू हुआ। बच्चे आवाजें लगा रहे थे, रागिनी 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 आओ तो, आज छुपम छुपाई खेलेंगे। रागिनी जवाब नहीं दे पा रही थी। वह बेहद उदास हो गई। उसकी मम्मी से रहा नहीं गया। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। अधिक देर नहीं हुई थी कि मम्मी को देखकर रागिनी की आंखों में आंसू टपकने लगे। मम्मी ने तुरंत कमरे का दरवाजा खोला और रागिनी को सीने से लगा लिया। रागिनी के पापा भी वहां आ चुके थे। उन्होंने प्यार से रागिनी की तरफ ध्यान से देखा और मुस्कुराए। देखा न, देख रागिनी, अपनों के बीच भी तुम कमरे में नहीं रह सकी, बंद कमरे में। कितनी दिक्कत आई है ना। पक्षियों को हम हमेशा के लिए उनके कुनबे से छीनकर कैद कर लेते हैं। उनकी भावनाओं को, तड़प को और रुदन को नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना करो, उन पर
क्या बीतती होगी। वे किससे कहेंगे अपने अकेलेपन का दर्द। हम आजाद हैं, इसलिए गुलामी की पीड़ा महसूस नहीं करते। यह संवेदनहीनता है बेटा। अब बताओ, पंछियों के पिंजरे लाने हैं या नहीं? नहीं पापा, कतई नहीं। बहुत बुरी होती है अकेलेपन की कैद। मैं तो श्वेता से भी कहूंगी कि सब परिंदों को आजाद कर दो। और ये कहते हुए रागिनी पापा की गोद में दुबक गई। तो भाई ये कहानी राजेंद्र शर्मा मुसाफिर, चूरू राजस्थान से, बहुत ही भीतर तक झकझोर देने वाली कहानी, बहुत जबरदस्त, बहुत मार्मिक कहानी के लिए राजेंद्र शर्मा मुसाफिर जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी शानदार कहानी लिखी है। यूँ मैं भीतर से, मैं भी वो है ना, ऐसे क्या कहूँ, अब शब्द नहीं मिल रहे, अंदर तक हिल गया मैं। पूरा चित्र, मुझे पूरी फिल्म दिख रही थी। बहुत सुंदर कहानी लिखी है। इसके लिए मैं फिर से राजेंद्र शर्मा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम ऐसी रचनाएं लिखें बच्चों के लिए, ताकि अच्छी लगे, पूरी पिक्चर सामने आ जाए, प्रेरणादायक हो, बच्चे कुछ हासिल करें जीवन में। ऐसी कहानियाँ हम लिखें, सृजन करें। रमेश सचदेवा जी पधारे हैं और डबाड़ी मंडी हरियाणा से, आपको प्रणाम बहुत बहुत। और तरुण कुमार ददीच, आप उदयपुर से, युवा रचनाकार हमारे साथी, कह रहे हैं शानदार कथानक के माध्यम से जो है ना अपने बहुत ही बढ़िया जो है बच्चों की दुनिया में रमा दिया। और भी लंबा इनका कमेंट है, फूल भेजे हैं भाई, बहुत बढ़िया। और सुरेश चंद्र सरवारा कह रहे हैं आज़ादी का मोल बच्चों को आज़ादी का व्यवहारिक अर्थ बताकर पक्षियों को कैद नहीं करने का संदेश देती है। सुंदर बाल कहानी। रचनाकार राजेंद्र शर्मा जी को, मुसाफिर जी को आप बधाई दे रहे हैं। और सतीश चंद्र भगत भी बधाई दे रहे हैं। श्री भगवान सैनी जी श्री डूंगरगढ़ से बता रहे हैं, कह रहे हैं कहानी में दम है, तभी तो वाचन में भी 4 चांद लग गए। भाई बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये भूमिका के लिए आई थी तो मैंने कहानी पढ़ ली और मेरे भी मन को छू गई, तो मैंने कहा क्यों ना इसका सही यूज करें, आपको भी सुनाई, है ना। ये बहुत बढ़िया। और राजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं आपका बड़प्पन है भाई साहब, दीनदयाल जी भाई साहब, क्या बात है। अरे हाँ, मेरे अनुज हो भैया, आपका 65 का है, मेरा 56 का है, अपना फर्क है थोड़ा, 9 साल का, है ना, तो बड़ा तो हुआ है ना। बहुत बढ़िया। इसलिए आप हिंदी में और खूब लिखिए आप। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और अब है ना, मैंने लगभग सबके नाम बोल दिए, फिर भी किसी का नाम रह जाए तो भैया अन्यथा नहीं लें। कई बार तो ऐसा होता है ना। एक मुझे बात याद आ गई कि एक कोई लड़का था और उसके घर में कोई मेहमान आ गए। तो मेहमान आ गए तो वो अपने लड़के के जो पापा थे वो मेहमान के आगे प्रशंसा करने लगे अपने बच्चे की, या मेरा लड़का ऐसे है, मेरा बेटा ऐसे है, मेरा बेटा ऐसे है, पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट है। तो बाद में जो मेहमान थे उन्होंने अपने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और कहा बेटा ये पढ़ के थोड़ी दिखाओ। तो उन्होंने वो डायरी पढ़ी, बड़ी स्पीड से पढ़ गया। तो मेहमान ने उसको आशीर्वाद दिया और उस लड़के के पापा से कहा अभी लड़का बहुत इंटेलिजेंट है आपका, बड़ी खुशी हुई। बोला मैंने कहा था ना। बोला मुझे बहुत खुशी हुई है, जो डायरी में नहीं है ना वो भी पढ़ दिया इसने अब इतना इंटेलिजेंट बताओ। तो रामदास बरवाली भी पधारे हैं, वही स्वागत है आपका। और बहुत ही जबरदस्त है ना, वो एक कलाकार है और ये बनाते रहते हैं। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम रामदास जी, वही कलाकार हैं। और कलाकारों को मेरा नमन, कलाकारों को, साहित्यकारों को, रचनाकारों को, है ना, सभी साथियों को मेरा सभी को नमस्कार। और अब मिलते हैं कल हिंदी बाल कविताओं के साथ। अब इजाजत दें, नमस्कार और धन्यवाद आपका।